सास अपनी बहू को अपने साथ लेकर आती हैं और कहती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन मैं उन सब सास को और सब फैमिली मेम्बर्स को ये समझाना चाहूँगी कि ये कोई एक इंडिविजुअल या कोई फीमेल प्रॉब्लम नहीं, ये एक कपल की समस्या है। आज के समाज को समझना पड़ेगा कि आप जो सिर्फ कहते हैं कि फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते रहिए, नहीं, वो हस्बैंड के बिना वो ट्रीटमेंट बहुत अधूरा है। पहले इनफर्टिलिटी 15-20 कपल्स देखते थे, उसमें से 1 या 2 कपल्स को आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स मिलती थी। आज के ज़माने में सर आप 10 कपल से मिल लीजिए, 5 कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे हम 30 के ऊपर क्रॉस करते हैं, हमारे एग्स बनने की कैपेसिटी, क्वालिटी सब खराब होते जाती है। अच्छा, अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब आपके पास कोई कपल आता है तो आप उसको कैसा ट्रीट करती हैं? 3 प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक होता है, हम कहते हैं ओवुलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स, विच इज़ वेरी सिंपल। हम 5 दिन अंडे बनने की दवा देते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं कब अंडा बन रहा है और फिर उन दिनों हस्बैंड वाइफ को संबंध बनाने बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है। इसके नेक्स्ट आता है IUI। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा थी, इसमें सफलता की दर क्या है, सक्सेस रेट क्या है इसका? जैसे मैं अगर हमारे सेंटर का सक्सेस रेट कहूँ, सो हमारे यहाँ 55 to 65% हमारा सक्सेस रेट है सर। बाकी 45% फ्लॉप हो जाता है, क्या कहते हैं इसको? सर देखिए, जान अल्टीमेटली भगवान ही डालता है। लेकिन आज लिव इन रिलेशन और प्रेम संबंध बहुत बढ़ गए हैं। अभी फिलहाल जिस प्रकार से समाज चल रही है ना, कभी कभार बहुत खराब लगता है हम जब हम प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लिव इन रिलेशनशिप, कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज होना इतना कॉमन हो गया है, बहुत कॉमन हो गया सर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। IVF से जो संतान होती है वो बहुत स्वस्थ होती है। जैसे कि कहा गया है कि कभी घर में बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि IVF की वजह से कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही निसंतान दंपतियों के लिए IVF के तरीके से बेहतर उपचार करती हैं। और ऐसी हमारी बहनें बेटियां जो मातृत्व सुख से वंचित रह जाती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी आशा के किरण है। आप सबको याद होगा साथियों, कुछ दशक पहले जब कोई हमारी बेटी, हमारी बहन निसंतान रहती थी तो उसे बांझपन का अभिशाप झेलना पड़ता था। समाज उसे बहुत ज़्यादा उपेक्षित करता था। लेकिन आज ये संभावनाएं खत्म हो गई। विज्ञान ने ऐसी जादुई इजाद किया है, तकनीक, दवा, उपचार का, कि उनकी एक्सपर्ट आज एक बहुत अच्छा समाधान पेश करती हैं। हम उनसे डिटेल जानेंगे और इस विषय में उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरह के उपचार कैसे होते हैं और स्त्री रोग की मुख्य बातें जो सामान्य रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है उस पर वो बताएंगे। तो डॉक्टर मुनमुन, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और IVF एक्सपर्ट भी हैं। इनफर्टिलिटी पे आप बहुत काम कर रही हैं। ऐसा इस विषय में ज़रा बताएं कि आम धारणा जो बनी हुई है उस पर आप कैसे काउंसलिंग करती, कैसा उपचार करती हैं? पहले तो नमस्ते, थैंक यू सो मच मुझे आज यहाँ आप अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। सो जहाँ तक है निसंतानता की बात, पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ स्त्रियों में ये प्रॉब्लम होती है। तो यूजुअली देखते थे हम पहले कि सास अपनी बहू को अपने साथ लेकर आती हैं और कहती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। लेकिन मैं उन सब सास को और सब फैमिली मेम्बर्स को ये समझाना चाहूँगी कि ये कोई एक इंडिविजुअल या कोई फीमेल प्रॉब्लम नहीं है जी। ये एक कपल की समस्या है ना। सो इसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जांचें होनी चाहिए, दोनों की काउंसलिंग होनी चाहिए। पहले ये धारणा थी कि केवल स्त्री ही इस बात के लिए दोषी। जी। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आज से 20 साल पहले अगर एक कपल में इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं तो उसमें 20% कारण था कि हाँ मेल में प्रॉब्लम है, 50 to 60% कारण था कि फीमेल्स में प्रॉब्लम है, और 20 to 30% ये था कि दोनों में प्रॉब्लम्स हैं। बट अभी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से और जो इतनी चेंजेस आ गए हैं हमारे चारों ओर, उस वजह से अब इट्स ऑलमोस्ट 50% कॉजेज ये है कि मेल में प्रॉब्लम है एंड 50% ये है कि फीमेल में प्रॉब्लम है। मतलब एक निसंतान दंपति में पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है। एग्जैक्टली, वही आज के समाज को समझना पड़ेगा
कि आप जो सिर्फ कहते हैं कि फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते रहिए, नहीं, वो हस्बैंड के बिना वो ट्रीटमेंट बहुत अधूरा है। सो एज अ कपल आपको आना है हमारे पास फॉर द ट्रीटमेंट। एक कपल की दोनों की मिल के जांचें होती हैं, काउंसलिंग होती है और तभी जाके सक्सेस मिलता है इस ट्रीटमेंट में। एक और जानकारी हमको मिली थी डॉक्टर साहब कि वो स्त्रियों का परसेंट और पुरुषों का परसेंट 60-40 का था, 70-30 का था पहले। अभी ये आप बता रही हैं कि आधा आधा हो गया है। ऑलमोस्ट पुरुष पुरुष भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्या कारण है एग्जैक्टली इसका? सर, स्ट्रेस बोल लीजिए। आजकल मेल्स की लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, कंपटीशन है, बिजनेस है, स्पेशली आईटी वालों में जिनके वर्किंग आवर्स बहुत ही अबनॉर्मल हैं। कोई लेट नाइट काम करते हैं, कोई रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अल्कोहल और स्मोकिंग इनका कंजम्पशन बढ़ा है आज के जनरेशन में, ये क्या करता है, ये हमारे जो स्पर्म्स हैं उनकी डीएनए को डैमेज करता है। अच्छा। सो एज अ रिजल्ट या तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो अबॉर्शंस की संभावना बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए तो बच्चे का वजन कम होने का संभावना रहता है। इनफैक्ट बच्चे का फ्यूचर भी डैमेज होता है इस सब की वजह से। मतलब बच्चे को भी आगे जाके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब होने की संभावना जल्दी होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी आप ये मेल के लिए कह रही हैं, जी पहले की महिलाएं घर में रहती थी, हाउसवाइफ रहती थी, घरेलू काम करती थी। आज महिलाएं भी बराबर पुरुषों के काम कर रही हैं, आईटी सेक्टर हो चाहे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हो। तो क्या औरतें भी प्रभावित हो रही हैं क्या? बिल्कुल हो रही है सर। इसी वजह से तो ओवरऑल इनफर्टिलिटी का रेट इतना बढ़ गया है। पहले इनफर्टिलिटी ठीक है, आप 15-20 कपल्स देखते थे, उसमें से 1 या 2 कपल्स को आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स मिलती थी। आज के ज़माने में सर आप 10 कपल से मिल लीजिए, 5 कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होंगी। इतना बढ़ गया है? इतना बढ़ गया है। व्हाई? बहुत कारण है सर। फीमेल्स में बिकॉज़ लेट मैरेजेस होना। हम फीमेल्स को समझना पड़ेगा कि हम जितने भी करियर ओरिएंटेड हो जाएँ, बट हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे हम 30 के ऊपर क्रॉस करते हैं, हमारे एग्स बनने की कैपेसिटी, क्वालिटी सब खराब होते जाती है, अच्छा। कम होती है। अंडे बनने की क्षमता भी कम होती है, अंडों की क्वालिटी भी खराब होती है। तो बियॉन्ड द एज ऑफ 30 प्रेग्नेंट होने में भी दिक्कत आती है और प्रेगनेंसी रुक जाए तो मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ये एक कारण हो गया। महिलाओं में भी नो डाउट बिकॉज़ ऑफ करियर एंड एवरीथिंग स्ट्रेस फैक्टर बहुत है। प्लस फीमेल्स में भी आजकल मेट्रोज़ हो, वहाँ पे आप देखेंगे कि अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन बढ़ रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर ओवरऑल इनफर्टिलिटी का रेट कपल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इन दिनों। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब आपके पास कोई कपल आता है तो आप उसको कैसा ट्रीट करती हैं? और मुझे ये भी बताइए कि आईयूआई और आईवीएफ किस तरह से ट्रीटमेंट करती हैं? मैं एकदम बेसिक से बताती हूँ जी। ताकि व्यूअर्स को समझ में आए। जी। हम जैसे एकदम सिंपल कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, सो मेन 5 रीज़न्स हो सकते हैं। क्या आपके अंडाशय में या आपकी ओवरीज़ में एग अच्छे बन रहे हैं? क्या एग्स की क्वालिटी अच्छी है? सेकंड, क्या आपके यूट्रस ठीक है, बच्चेदानी सही है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थर्ड, क्या आपकी नली यानी फैलोपियन ट्यूब्स वो खुली हैं कि नहीं? जी। फोर्थ, क्या हस्बैंड के स्पर्म में कोई फैक्टर है क्या? उनके स्पर्म काउंट ठीक है, उन स्पर्म की चंचलता बोलते हैं मोटिलिटी, जी। वो सही है कि नहीं? स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म दिखने में सही है कि नहीं? जी। जी। ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं। फिफ्थ होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर ये चारों फैक्टर्स ठीक हैं, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मैं आपको साधारण तरीके से नहीं बता पा रही हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, लेकिन सिंपल ट्रीटमेंट करने से रुक जाएगी आपकी जी। प्रेगनेंसी। जी। ठीक है? सो ये हो गए कॉजेज़। अब हम इन सब फैक्टर्स को रूल आउट करते हैं एक-एक करके। उसके बाद फिर हम 3 प्रकार की ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक होता है, हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स, व्हिच इज़ वेरी सिंपल। हम 5 दिन अंडे बनने की दवा देते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं कब अंडा बन रहा है और फिर उन दिनों हस्बैंड वाइफ को संबंध बनाने बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है। जी। इसके नेक्स्ट आता है आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत कम है या मोटिलिटी बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में हम वही अंडे बनने की दवा देते हैं। जब अंडा बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद हस्बैंड का स्पर्म लेकर लैब में
अच्छे शुक्राणु को अलग करके एक पतली सी कैथेटर बोलते हैं, उसके द्वारा वाइफ के यूट्रस में वो स्पर्म्स को हम ट्रांसफर करते ये हैं। IUI से होता ये है। IUI हुआ। जी जी। ये भी बहुत सिंपल सा बेसिक सा ट्रीटमेंट है एंड बहुत कॉस्टली नहीं है। इसके बाद आता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या कॉमन भाषा में बोले तो टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सेल्फ IVF, यानी हस्बैंड का ही स्पर्म एंड वाइफ का ही एग। एक होता है डोनर एग IVF, उसमें क्या होता है, एग हम किसी और स्त्री का लेते हैं, उसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ लैब में फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियो जो बनता है उसको हम वाइफ में ट्रांसफर करते हैं। जी 9 महीने बच्चे को पेट में वाइफ ही रखती है, जन्म वाइफ देती है। इट इज जस्ट कि 50% जेनेटिकली बेबी मदर को नहीं रिजेंबल करता है, बट फादर को रिजेंबल करता है। थर्ड होता है डोनर स्पर्म IVF। इसमें हम स्पर्म किसी स्पर्म बैंक से लेते हैं एंड देन उसको वाइफ के एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं एंड देन एम्ब्रियोज बना के वाइफ में ट्रांसफर करते हैं। फोर्थ होता है एम्ब्रियो डोनेशन। अगर हस्बैंड के स्पर्म्स भी अच्छे नहीं हैं और वाइफ में एग्स भी अच्छे नहीं हैं, सो हम किसी और का एग और किसी और का स्पर्म लेके एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो को हम वाइफ में डालते हैं। वाइफ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, जन्म देती है। जेनेटिकली बेबी माँ या बाप से रिजेंबल जी नहीं करता, जी। बट सिंस इंडिया में ये एक नोशन है कि वो हमारे अंदर से आया है, हमने उसे जन्म दिया है तो वो हमारा बच्चा है, इसमें बच्चे का एक्सेप्टेंस इज मोर ईजियर देन जो एक नॉर्मल आप ऑर्फनेज जाके अगर बच्चे को अडॉप्ट करने हैं, तो इसमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा जल्दी आता है। तो इट इज़ व्हाई नॉट। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा थी इसमें, सफलता की दर क्या है, सक्सेस रेट क्या है इसका? सर सक्सेस रेट डिपेंडिंग, ये इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं सर, कपल वाइज। आपके हिसाब से, हाँ, जैसे आप हमारे प्रैक्टिस हिसाब कर रहे से लंबे समय प्रैक्टिस से, कर रहे हैं। जैसे मैं अगर हमारे सेंटर का सक्सेस रेट कहूँ, सो हमारे यहाँ 55 to 65% हमारा सक्सेस रेट है सर। तो बाकी 45% फ्लॉप हो जाता है, क्या कहते हैं उसको? सर देखिए, जान अल्टीमेटली भगवान ही डालता है, लेकिन ये है कि 2 या 3 या 4 बार करने तक आइडियली सक्सेस मिल ही जाता है। बस ये है कि कोई कपल्स इतनी हिम्मत नहीं करता है कि तीसरे चौथे लेवल तक जाए। अच्छा, इस प्रक्रिया से मैडम, IVF से जो संतान होती है वो बहुत स्वस्थ होती है? जैसे कि कहा गया है कि कभी घर में बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ, सामान्य मैं जो आपको ये प्राकृतिक कहना रूप से। चाहूँगी कि IVF की वजह से कोई भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। जी जो एक साधारण कपल भी जब कंसीव करते हैं नेचुरली, उनमें जितने कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ की संभावना है, एक IVF कंसीव्ड कपल में भी उतने ही चांसेस हैं। अच्छा। और ऐसी काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं और ये प्रूवन फैक्ट है। इस सरोगेसी का जो मामला चलता है, इसे कानूनी तौर पे कभी कभी सुनने में आता है कि इसको अवैध माना जाता है, ये नहीं सर, क्या अब कहना ना, चाहेंगे? अब सरोगेसी काफ़ी हद से, मतलब सरकार ने बहुत ART लॉ पास करके, सरोगेसी लॉ पास करके इसको बहुत अच्छे तरीके से लीगलाइज कर दिया है। तो आपके यहाँ सरोगेसी का आता है? जी सर, अच्छा हम करते हैं एंड इट इज़ लीगलाइज्ड। अच्छा। इसमें ये है कि हाँ, अब आप कमर्शियल सरोगेसी नहीं कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव या कोई लेडी जो अपनी इच्छा से आपके लिए सरोगेट बनना चाहे, वो बन दोनों की सकती। सहमति आवश्यक हाँ, है। और बहुत लीगल तरीके से, इनफैक्ट बहुत ही कानूनी तरीके से सारा पेपर वर्क किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने साइन की जाती है। फिर एक हमारे यहाँ जैसे रायपुर में, नया रायपुर में एक स्टेट गवर्नमेंट की जी जी। डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो कपल एज वेल एज सरोगेट कपल को भी एग्जामिन करते हैं, सारे पेपर वर्क देखते हैं और फिर ही आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर, जैसे एक और चीज का संकोच है समाज में काफी ज्यादा, और अभी भारतीय समाज उतना खुला अभी नहीं है, अभी भी हम ऐसा मानते हैं। तो स्पर्म बैंक की आप बात कर रही थी, तो क्या भारत में स्पर्म बैंक अच्छे से संचालित हो रहे हैं? बिल्कुल सर, रायपुर इसमें में भी भी है? जी बिल्कुल है सर। और अच्छा। इसमें भी ये जो मैं आपको कह रही थी, ART लॉ आ गया है। ART लॉ के अंतर्गत सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रीमलाइंड हो गई हैं। देयर इज़ अ ART बैंक जो आपके स्पर्म बैंक को एज वेल एज डोनर एग्स दोनों को सही तरीके से विद गुड ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग सब करके मैनेज करते हैं। हो सकता है मेरे, बिल्कुल बिल्कुल। और काफी संभावना है कि संतान होती ही है वो और स्वस्थ होती है। स्वस्थ होती है। इट इज़ जस्ट कि इस ट्रीटमेंट में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा इसमें प्रीमेच्योर वाली प्रॉब्लम तो नहीं आती? सर प्री मैच्योर वाली प्रॉब्लम एज सच IVF की वजह से नहीं आती। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है ना,
आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, जी इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई बिल्कुल समस्या है। जी सो वो समस्या के कारण हो सकता है किसी किसी को प्रीमेच्योर हो। सेकेंडली क्या होता है, आईवीएफ में थोड़े से ट्विंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपने भी सुना होगा कि आईवीएफ में अच्छा। ट्विंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो ट्विंस की वजह से थोड़ा सा प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। आपको इस बड़ी ज्वलन समस्या के प्रति रुचि कैसे हुई, कैसे आपने इस रोग विषय को चुना, बताना चाहेंगे? और कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने पढ़ाई की? तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कटक करके एक छोटा सा टाउन है हमारे उड़ीसा में। जी जी, मैं वहीं पैदा हुई। मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो बचपन से पापा को देखा। काहे के उनकी डॉक्टर हैं? पापा एमडी मेडिसिन है, अच्छा, तो बचपन से पापा को देखा, उनकी डिसिप्लिनड कटक लाइफस्टाइल। में प्रैक्टिस करते हैं? जी, जी, जी। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल देखी। सो बचपन से ये था कि पापा जैसा बनना है, तो फिर वही था, उसलिए डॉक्टर बने। एमबीबीएस मैंने अपना जीएमसी नागपुर से किया। जी तो मैं 6 साल नागपुर में भी रही हूँ। हाँ, जब एमबीबीएस कर रही थी, तब यही था कि नहीं, पापा के जैसे एमडी मेडिसिन ही करना है। गायनी तो दूर-दूर तक नहीं सोचा था। जी एंड लेकिन फिर जब रिजल्ट्स आए, तो हम मेरे कटक में ही एससीबी मेडिकल कॉलेज है, जो वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस ऑफ इंडिया है। तो वहाँ पे मुझे गायनी की सीट मिल रही थी और वहाँ का गायनी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। तो बहुत लोगों से सलाह ली, तो बोले कि यहाँ पे अगर आपको गायनी मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। डिपार्टमेंट इज़ वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा यहाँ। एंड गायनी इज़ समथिंग कि मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी, बट सबने मुझसे ये कहा कि देखिए, आप गायनी कर लोगे ना तो आप कभी भूखे नहीं रहोगे। वाह, मतलब यू विल ऑलवेज बी नीडेड। आप कहीं एक टेबल चेयर डाल के भी बैठ जाओगे ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। गायनी के बाद फिर आईवीएफ में आपकी रुचि हुई, इसको कैसे किया आपने? ये कोर्स कैसा So, होता है? इसमें सर 1 साल का 2 साल के फेलोशिप कोर्सेज होते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैंने किया। एंड ऑब्वियसली आजकल जैसे फिर मैं रायपुर सेटल हुई, यहाँ मैंने काम करना शुरू किया, तो देखा कि बहुत लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत लोग। और जब वो पॉजिटिव आता है ना, तो उनकी जो खुशी होती है ना, जी वो आपको इतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है ना, मे बी मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाऊँगी, बट जितना वो कपल खुश होता है, उतना उनका डॉक्टर भी खुश होता है, जब वो पॉजिटिव आता है रिजल्ट। सो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते-करते इतना सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है। एंड फिर आप पूरे 9 महीने उनके साथ जुड़े रहते हो। फिर जब उनका बच्चा आता है, एंड देन उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी इन दिस प्रोफेशन। लेकिन आप तो कटक में स्टेब्लिश थी, फिर रायपुर कैसे चुना आपने? सर, छत्तीसगढ़ आई? किस्मत सर। अच्छा मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ के हैं, अच्छा, तो शादी के तो बाद यहाँ फिर कौन से हॉस्पिटल आप संचालित करती हैं? सर हम लोग का खुद का एक सेटअप है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, मेडिश्योर हॉस्पिटल करके, कमल विहार सेक्टर 11 में है। अच्छा, जी सर। तो यहाँ क्या क्या उपचार होता है? सर इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ मैं, सो कंप्लीट मदर केयर है, पीडियाट्रिशियन है, तो बच्चों का एनआईसीयू, पीआईसीयू, मतलब बच्चों के जी। न्यूनेटल आईसीयू हो गए, जी बच्चों का आईसीयू वो पूरा है हमारे यहाँ। प्लस हमारे यहाँ 25 बेडेड आईसीयू है, फुल फ्लेज्ड आईसीयू है। जी हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिससे ब्लड कैंसर्स हो गए। बहुत जल्द हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू करेंगे कुछ समय में। जी एंड प्लस हमारे यहाँ एक फुल टाइम सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, एमडी मेडिसिन वाले हैं। सो एज सच सारे डिपार्टमेंट्स, ट्रॉमा के भी पूरे केस पूरा लेते ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिशियन है जो फुल जी। ट्रॉमा देखते हैं। हाँ मैनेज करते हैं। प्लस मेरा आईवीएफ लैब भी है वहीं पे। सो इट्स अ कंप्लीट मदर एंड चाइल्ड के लिए कंप्लीट केयर, एज वेल एज सारे अदर डिपार्टमेंट्स भी हम वी टेक केयर। एक जो मान्यता हमारे यहाँ चली आ रही है कि लड़के और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, फिर अब धीरे धीरे डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड ग्रुप जी टेस्ट सर। कराएं। अभी आप जो इनफर्टिलिटी का कारण बता रही हैं, बहुत सारा कारण है, तो क्या दाम्पत्य जीवन में इसकी भी जांच होनी चाहिए एक शादी के पहले? सर मैं थोड़ा ना विस्तार से आपको बताएंगे? मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे ना, जी वो बहुत साइंटिफिकली काम करते थे। जी हम वो साइंस को अंधविश्वास समझने लगे। ये बेसिक है सर। आपने सुना होगा सेम गोत्र में शादी नहीं करनी जी चाहिए, जी है ना?
क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कुछ जेनेटिक बीमारियां ऐसी होती हैं, जब आप सेम फैमिली में शादी करते हैं ना, तो वो बीमारी नेक्स्ट जनरेशन में उभर कर आती है। इसको इनफैक्ट नस्ल का दोष भी कहते हैं। जी हाँ हाँ। जी, इनफैक्ट सेम गोत्र में शादी करने से मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ते हैं। जी। क्यों? क्योंकि वही जेनेटिक प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ते हैं। सो ये हमारे पूर्वज अच्छे से जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर, अब देखिए सर, वो तो ऐसा है कि बहुत सारे जीन्स हैं, हम हर जीन की टेस्टिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बेसिक बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें पता है, जैसे कि सिकलिंग हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये सब जो बेसिक ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, एंड स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ एरिया में जहाँ सिकलिंग बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। जी जी। सो इसको रोकने का बस यही एक तरीका है कि जिनको सिकल सेल है वो आपस में शादी ना करें। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है। ऑल ओवर इंडिया में भी अगर किसी लड़के और लड़की का रिश्ता तय होता है तो बेसिक सावधानी क्या रखनी चाहिए? बेसिक सावधानी सर यही कि एक सिंपल सा ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मैं आपको कह रही हूँ, जी जी। जिससे हमें सिकल सेल, थैलेसीमिया और भी कोई ब्लड की कोई जेनेटिक बीमारी है। HIV पर, हाँ, जो भी हाँ, है। और वायरल मार्कर्स हम कहते हैं, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। जी ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पहले से जी जी। लड़के या लड़की में, ये होना भी बहुत, ये पता चलना भी बहुत जरूरी ये जांच के बाद ही रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए। है। लेकिन आज लिव इन रिलेशन और प्रेम संबंध बहुत बढ़ गए हैं, बहुत हो गया तो सर। आपको क्या लगता है इसमें क्या रिश्तों में खराबी नहीं आएगी? कि हर आएगी। लड़की लड़के को समय इस तरह की बातों के बाद आगे बढ़ना चाहिए? इस समस्या का क्या समाधान सोचती हैं आप? सर देखिए, इन समस्या का समाधान तो कुछ नहीं है, अभी तो नियर फ्यूचर में तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा जी है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपने ये छेड़ा है टॉपिक, तो मैं आपको बताऊं कि सर, अभी फिलहाल जिस प्रकार से समाज चल रही है ना, कभी कभार बहुत खराब लगता है हम लोग जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लिव इन रिलेशनशिप, जो और फिर उस वजह से कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज होना जी। इतना कॉमन हो गया है, जी। बहुत कॉमन हो गया सर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे। सो तो एबॉर्शन के केस भी बहुत आते होंगे। बहुत आते हैं। सो इस वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ गए हैं। मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में HPV एक वायरस होता है, जी। जिसके इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आगे चल के सर्वाइकल कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। हमारी बेटियों को, बच्चियों को, युवाओं को इस बात की बहुत ज़्यादा जानकारी जरूरी है। वो बिल्कुल रिश्ता सर, कायम करने के पहले इन सब बातों को सोचें। बिल्कुल स्वास्थ्यगत बातों को सोचना बहुत जरूरी, बहुत जो आप ज़रूरी बता है। रही हैं। तो मैं और उनको यही सोचती हूँ कि अगर आप सोचते हो कि आप मैच्योर्ड हो टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो आप बाकी सब चीज़ों के लिए भी आप मैच्योरिटी दिखाइए। बहुत अच्छा कहा आपने। जी। आप बाकी सब चीज़ों के लिए भी मैच्योरिटी दिखाइए, अपने हेल्थ के लिए मैच्योरिटी दिखाइए। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर्स हैं, आप जाके एक बार समझिए, कंसल्ट करिए कि हम इन्फेक्शंस को कैसे रोकें, हम प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे रोकें। रादर देन गोइंग फॉर अबॉर्शन, आप कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़िए, डॉक्टर्स से समझिए, बिल्कुल। है ना? सारी बातें मतलब आई एम नासमझी नॉट के अगेंस्ट कारण। सर, मैं यहाँ कोई मॉरल पुलिसिंग करने नहीं बैठी हूँ बिल्कुल। कि आपको लिव इन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर चॉइस। बट अपने हेल्थ का ध्यान आप ज़रूर रखिए। बिल्कुल। आप लिव इन में रह रहे हैं, ऑल इज़ गुड, लेकिन आप इन्फेक्शंस को कैसे रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, ये आप प्लीज़ एक डॉक्टर से आके समझिए, ताकि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सकें। अच्छा डॉक्टर मुनमुन, एक और बातें जो प्रचलित हो रही है कि कैंसर्स का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है और महिलाओं में गुप्त रूप से ये तकलीफें बढ़ रही हैं, तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे बचाव इसका करें, और क्या इसका टीका कुछ आ गया है? हाँ, तो हम ना अगर एक-एक करके बात करें, तो देखा जा रहा है कि मेनली फीमेल्स में 2 या 3 कैंसर्स जो मोस्ट कॉमनली हम लोग देखने को मिलते हैं। जी। एक है ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुँह का कैंसर, जी। और ये 2 मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा फिर होता है ओवेरियन कैंसर, यानी अंडकोश का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर। जी। तो सबसे पहले हम ये 2 कॉमन की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर का ये है कि आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गया है। हम फीमेल्स को समझाते हैं कि आप खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर भी देख सकती हैं कि कहीं कोई गठाने तो नहीं मिल रही हैं, ताकि हम अर्ली स्टेजेस में इसको पकड़ सकें। प्लस
जैसे ही फीमेल्स 40 इयर्स की हो जाती हैं, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं। जैसे आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते हो हर जी, साल, थायराइड जी। टेस्ट कराते हो, तो फीमेल्स में 2 टेस्ट और इंक्लूड होने चाहिए। एक होता है मैमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, और दूसरा होता है पैप स्मीयर जो सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये कितने साल के बाद कराना चाहिए? मैमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 40 अच्छा, और पैप स्मीयर आफ्टर द एज ऑफ 30-35। अच्छा। साल रेगुलर में, चेक कराना हाँ, चाहिए। पैप स्मीयर का हम ऐसे कहते हैं कि आप साल 2 साल में एक बार कराइए। अगर आपकी 3 रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 3 साल में एक बार कराइए फिर। अब कमिंग टू सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो मैंने आपको कहा, एक तो पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए, दूसरा इसके लिए वैक्सीन है। ये इकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन है हमारे पास। ये हम 11 साल की लड़कियों से लेकर 25 साल की लड़कियों तक आइडियली प्रेफर करते हैं कि ये वैक्सीन दी जाए। इनफैक्ट मेल्स में भी ये वैक्सीन दी जाती है। जो ये वैक्सीन इज अगेंस्ट अ वायरस कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसके अगेंस्ट ये वैक्सीन है जो मेल्स में भी आगे जाके पेनिस के कैंसर्स का या स्क्रोटल कैंसर्स का कारण बन सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ये वैक्सीनेशन दी जाती है। ये तो डायग्नोसिस के बाद का आपने नहीं, उपचार बताया। वैक्सीनेशन इज बिफोर। अच्छा, बिफोर। और वैक्सीनेशन इज वैक्सीनेशन बिफोर। भी मालूम नहीं करा पाया कोई, और जानकारी के अभाव में अगर नहीं कराया इग्नोर तो कर गया, तो सावधानी क्या रखनी चाहिए बेसिक लाइफ स्टाइल में या खाने नहीं, पाने में? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन कारण आजकल देखा गया है, एक तो ओबेसिटी, अच्छा, और जो फीमेल्स में भी अब अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन जो बढ़ रहा है। जी। तो अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें और जनरलाइज्ड फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। अच्छा, न्यूट्रिशन और जनरलाइज्ड फिटनेस पे। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और भोजन में क्या महिलाओं को जैसे कहा जाता है कि उनकी स्पेशली हर माह की तकलीफ के कारण बहुत ज़्यादा पौष्टिकता से कमी आ जाती है, तो क्या उसके उपचार के लिए? वही होता है, स्पेशली इंडियन फीमेल्स में ये देखा गया है। फीमेल पहले पूरे घर को खाना खिलाएगी, फिर लास्ट में खाएगी, जी, लास्ट में भी फिर पता नहीं कितना ही खाती हैं। तो मैं हमेशा मेरे हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, आप खुद खुश नहीं रहोगे, खुद हेल्दी नहीं रहोगे, आप अपने घर वालों को कैसे खुश रखोगे? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको खुद का ध्यान रखना है, आपके खुद के हेल्थ का ध्यान रखना है, जी। तभी तो आप अपने घर वालों को खुश रख सकोगे। सो मैं फीमेल्स को मैम स्पेशली ये कहते हैं कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ इंडियन फीमेल्स में थोड़ी सी एक्सरसाइज करने अब कईयों को समय नहीं मिलता है सुबह से घर के काम काज में, लेकिन अब हर स्त्री को अपने लिए कम से कम 40 to 45 मिनट्स डेली निकालना चाहिए। एक्सरसाइज पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। हाँ, न्यूट्रिशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए, दही, नारियल जी, पानी, जी। ये सब फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप एग लेते हैं प्रोटीन के लिए, एग ज़रूर लीजिए। अगर एग नहीं ले पाते हैं तो स्प्राउट्स, अंकुरित मूंग, मोठ हो गया, पनीर हो गए प्रोटीन के लिए। सो ये सब फीमेल्स को ज़रूर सेवन करना चाहिए। और हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो हीमोग्लोबिन अच्छा रखने के लिए आप डेट्स, खजूर लीजिए। मूंगे की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, पालक, गाजर, बीटरूट, ये सब हमको पता ही है, सबको पता है, लेकिन लेता कोई नहीं कोई है, नहीं। लापरवाही कर देते हैं। वही है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या महिलाओं को जीवनचर्या अपनानी चाहिए? कुछ बेसिक बातें, सर चौथे महीने, सातवें महीने जो अपने यहाँ जी रस्म जी जी रिवाज सर, होता है। प्रेगनेंसी में मैं जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं कहती हूँ कि आप 90% जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, जी, अगर आपका लाइफस्टाइल सही रहेगा ना, तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी स्मूथ निकल जाएगी। जी, फोकस आपको अपने लाइफस्टाइल पे करनी है। जैसे 3 टाइम पेट भर के खाना खाते हैं, वैसा ना खाकर हर 2-2 घंटे में खाइए। थोड़ा-थोड़ा खाइए, लेकिन बीच-बीच में खाते रहिए। ऑयली, स्पाइसी, मैदा, बेसन, आउटसाइड फूड, जंक, ये सब अवॉइड करिए। जी, घर का बना शुद्ध खाना खाइए आप। हरी साग, सब्जी ये सब खाइए और थोड़ा-थोड़ा खाते रहिए। तो देखिएगा आपकी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना है। कई लोग प्रेगनेंसी में ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज नहीं करना है, रेस्ट करते हैं। नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वॉकिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गए,
जैसे 28-29 वीक्स होता है, 7वें महीने में हम कहते हैं अब आप तितली आसन करो, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस। धीरे धीरे हम कहते हैं फिर आप स्क्वाट्स स्टार्ट करो, डक वॉक स्टार्ट करिए। सो हम इस हिसाब से हमारे प्रेग्नेंट फीमेल्स को गाइड करते हैं कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सीढ़ी ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं या कंप्लीट बेड रेस्ट वाली कोई बात है। आप आराम से सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं, बस झटके नहीं लगने चाहिए। एक आम धारणा है स्त्रियों के बीच, हमको जैसे सुझाव मिलते हैं, पत्र मिलते हैं कि आजकल की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादा लेबर नहीं करती, नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं और ऑपरेशन कर देती हैं, 8 घंटे देखती हैं। फिर इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगी? बिल्कुल सर, ये बहुत कॉमन है, ये हम पे बहुत कॉमनली आरोप भी लगता है। मैं आपको बताती हूँ सर इसका कारण क्या है। देखिए, हर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑफ द डे चाहता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। जी। ठीक है, आजकल फीमेल्स स्पेशली देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है सबकी, है ना, प्लस पेन बेरिंग कैपेसिटी भी कम, जी, सहनशीलता में कमी है। सहनशीलता में कमी आ रही है। तो मैं सच बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 50% ऑफ द टाइम्स हमको सिजेरियन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फीमेल्स कहती हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अब आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, मतलब दे आर लाइक कि नहीं करना तो ही, पेशेंट की इच्छा से ही आपको लेना पड़ता है हाँ, निर्णय। वो कहते हैं कि नहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि अभी 3-4 घंटे थोड़ा सा पेन और बेयर करना पड़ेगा उनको, लेकिन जब वो ही गिव अप कर दें, हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, अच्छा। है ना। तो प्लस क्या होता है कि सर पहले के ज़माने में 8-10 बच्चे पैदा होते थे, उसमें से 1-2 ख़त्म हो जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, और होता था, हर फैमिली में है सर, हर फैमिली में। बिल्कुल। आज मुश्किल से 1 या 2 बच्चे कोई करता है, आजकल तो 1 कर ले वही बहुत है। जी, उसके बाद दूसरे में जाते हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 बच्चे। बिल्कुल। अगर उस एक प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो वो उनके लिए वो लाइफ टाइम के लिए रह जाता है सर। सो इसलिए एक तरफ से जहाँ कपल का भी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो गई है तो डॉक्टर्स भी अब रिस्क कम लेते हैं। नॉर्मल में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है कि इन केस एंड में माँ ने अच्छे से पुश नहीं किया, जी, बच्चे का सर अटक गया, अगर बच्चे ने अच्छे से रोया नहीं, सांस नहीं ले पाया, तो वो सारा रिस्क एक गायनेकोलॉजिस्ट भी अब कम लेता है, क्योंकि इन कपल को एक ही बच्चा करना है, सिजेरियन से एक बच्चा अच्छे से इनके हाथ में आ जाए, दोनों स्वस्थ रहें। दोनों स्वस्थ रहें। सो दोनों चीज़ें हैं सर, ऑब्स्टेट्रिशियन ने भी रिस्क लेना कम कर दिया है और इधर कपल्स का भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो गया है। प्लस फीमेल्स की बॉडी भी अब उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रही जो पहले के ज़माने के फीमेल्स की रहती थी बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। आप देखेंगे जो फीमेल्स बहुत एथलेटिक हैं जी। या जो पूरे 9 महीने अच्छे से योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत स्मूथ होती है। हम डॉक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, नहीं ये कर लेंगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी, और ये 9th मंथ तक कर सकते हैं बिल्कुल सर, बेड करना रेस्ट के? है, अच्छा, पूरे 9 महीने तक क्योंकि करना है। आज ऐसी धारणा है कि बिल्कुल बेड रेस्ट करो, नहीं, ज्यादा वही मैं चलने आपको मत। हाँ, समझाना चाह रही हाँ, हूँ। हाँ, हाँ। अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपके डॉक्टर स्पेसिफिकली सजेस्ट करे कि नहीं आपको बेड रेस्ट करना है, प्लीज बी फिजिकली एक्टिव। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। है ना, आप जितना एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। पहले हमारे घरों में पंडित की सलाह ली जाती थी, इस लग्न में, इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में बच्चा हुआ तो ये। आजकल ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप लोग अपने हिसाब से टाइम फिक्स करके बच्चे को उस समय पे ही जन्म करा देते हैं। क्या है इस बारे में बताना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि समय की गणना तो आप लोग कर लेते हैं, ऐसा तो कि नहीं इस सर, समय देखिए इस तारीख को बच्चा हो सकता है। सर ऐसा है कि अगर हम सिजेरियन करना चाह रहे हैं, अगर जी। किसी कारणवश है कि इनको सिजेरियन होना है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपको कोई मुहूर्त निकालना है तो आप निकाल लीजिए। अच्छा। कि आपको ऐसा है, जी, लोग मूल ये सब बहुत देखते हैं, जी, ठीक है भाई आप निकाल लो अगर। और बाकी अगर हम नॉर्मल का ट्रायल देते हैं ना, तो सर कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है फीमेल्स में, तो उस वजह से क्या होता है ना, कई बार नॉर्मल लेबर पेन आता ही नहीं है, जी, जी। तो उन कारणवश हम उनको ना इंड्यूस करते हैं, अच्छा, आर्टिफिशियल पेन्स स्टार्ट करते हैं। इस तरह से व्यवस्था करनी पड़ती है।
सुरक्षा को देखते हुए बहुत जी। जरूरी है। तो अभी आपके यहाँ ओपीडी में ज़्यादातर केस बढ़े हुए आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के, बिल्कुल सर। ये लाइफस्टाइल के कारण। और स्त्री रोग के मामले कैसे हैं स्त्री छत्तीसगढ़ रोग में? में जानकारी का अभाव है, कैसा लगता है आपको? सर, स्त्री रोग के मामले में मैं ये कहूँगी कि स्पेशली गाँव में क्या हो रहा है कि छोटी-मोटी कोई भी समस्या होती है ना, पेट में थोड़ा-सा भी दर्द हो रहा है, थोड़ा-सा भी ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रहा है जी या जी सफ़ेद पानी जा रहा है, जी तुरंत सबका ये धारणा रहता है कि बच्चेदानी निकाल दो। सारे समस्या की जड़ बच्चेदानी है। जी मैं इस माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि यूट्रस कोई वेस्ट ऑर्गन नहीं है। जी भगवान ने हमें बच्चेदानी दी है, इसका मतलब उसका काम सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं है। एक फीमेल में जो ये पीरियड्स आते हैं, ये हमें स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। आपने मेल्स में सुना है 25-30 में हार्ट अटैक, फीमेल्स में सुने हैं? जी नहीं। नहीं, आप नहीं सुनेंगे फीमेल्स में। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, ये हमें स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। ये जो हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, जी ये हमारे ब्लड वेसल्स में चर्बी जमने नहीं देते हैं। 50 के बाद जब हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, हाँ, तब हमारा शरीर ढलने लगता है। इसीलिए तो आपकी हर परेशानी का जड़ बच्चेदानी नहीं है। तो प्लीज़ 45 से पहले बच्चेदानी निकालने का मत सोचिए। मतलब सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, 25 साल 30 साल की फीमेल्स आती हैं, उनका यूट्रस क्या है, निकला हुआ है। कैंसर का डर हो गया सबको कि अंदर अंदर बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ घातक हो- नहीं है। हाँ आप जांच कराइए ना रेगुलरली। आप सही डॉक्टर को दिखाइए, सही जांच करवाइए। तो और 45-47 के पहले यूट्रस अनटिल अनलेस कि एक्चुअल में बायोप्सी में आ रहा है कि हाँ आपको कैंसर है, तब तक आइडियली रिमूव नहीं करवाना चाहिए। एक भय समाज आता है। और भय- डॉक्टर ये कहते भी थे कि आप बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, आपको कमजोरी आ रही है, तो हाँ, निकलवा दीजिए। जबकि उसको निकालने के बाद ट्रस्ट मी हर फीमेल रिग्रेट करती है। उसकी बच्चेदानी जब निकल जाती है ना, वो होती है 30-35 की, जी। उनका शरीर हो जाता है 50-60 का। इतना फर्क पड़ता है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है इसका। जी तो शरीर में बहुत वीकनेस आ जाती है। आप 10 साल पीछे चले जाते हो अपनी लाइफ के। तो इसीलिए सही डॉक्टर को दिखाइए, सही ओपिनियन लीजिए, बराबर जांच करवाइए। और अननेसेसरली हर बीमारी, मतलब नीचे दर्द है मतलब बच्चेदानी निकाल दो। भाई, वो दर्द का कारण बच्चेदानी नहीं है। वो आपकी लाइफस्टाइल है। आप पानी सही से नहीं पीते हैं, आप टाइम से खाना नहीं खाते हैं, तो वो एसिडिटी, यूरिन इन्फेक्शन, ये सब हो रहा है, जिस वजह से आपको दिक्कत है। तो ये मैसेज जाना चाहिए कि सही डॉक्टर को दिखाइए, सही जांचें करवाइए। और अनटिल अनलेस बहुत ग्रॉस मतलब आ ही रहा है कि हाँ कैंसर है, तब तक बच्चेदानी ना निकलवाएं प्लीज़। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी। अच्छा, बहुत सी गरीब महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, एक बड़े गायनेकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कर सके, तो आपके यहाँ ऐसी कोई सुविधा है क्या, शासकीय स्तर पे, या कुछ ऐसा लाभ मिलता हो? सर, मैं यूजुअली ऐसे कई स्कूल्स में या स्त्रियों की जो संस्थाएं होती हैं, वहाँ जाके इन अच्छा जनरल हेल्थ टॉक देती हूँ, जो जी। हमने आज शेयर किया, जी ये मैं उनके साथ सबके साथ शेयर करती हूँ। फिर मैं एक CSR एक्टिविटी है, यहाँ एक फैक्ट्री है, खोरपा करके एक गांव है, वहाँ एक जी। फैक्ट्री है कल्पतरु करके, जिनका CSR एक्टिविटी है। तो हर थर्सडे जाके हम वहाँ फ्री OPD कंसल्टेशंस करते हैं। 1 घंटे का हमारा बहुत अच्छा। वहाँ के गांव की स्त्रियों के लिए OPD कंसल्टेशंस रहता है। प्लस मैं ऐसे जगह जाते रहती हूँ सर, जहाँ हम थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस फैला सकें स्त्रियों में और उन्हें अपलिफ्ट कर सकें, ताकि वो भी अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कोई संदेश आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया, कुछ कहना चाहती हैं जाते जाते? मैं सबको यही कहूँगी कि आपका बॉडी है, आपकी हेल्थ है, इसे आप अपने हाथ में लीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कोई और आपका ध्यान नहीं रखेगा। हम जब तक यंग थे, हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते थे, जी लेकिन अब एक एज के बाद हमें सबको अपना ध्यान खुद रखना है। इनफैक्ट मैं टीनेजर्स को, अर्ली 20s में हैं जो, उन्हें ये कहना चाहूँगी
कि आज आप जैसी लाइफ जीते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आपका 30s, आपका 40s, आपका 50s कैसा होगा, आपका फ्यूचर लाइफ कैसा होगा। ये आपका 20s वाला जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। अगर इस दौरान आपने अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रख लिया, आपने अपने फिटनेस का ध्यान रख लिया, तो वो आपकी हैबिट हो जाएगी और देखिएगा आपका 30s 40s सब बहुत अच्छा रहेगा। देन कमिंग टू न्यूट्रिशन, हमने ये देखा है कि लोग एकदम पतला होना है की वजह से क्या होता है, खान पान पे एकदम कमी कर लेते हैं, जी जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी आजकल हमने बहुत यंग फीमेल्स में देख रहे हैं कि अंडाक्षय में अंडे ही नहीं बन रहे हैं और इनफर्टिलिटी का कारण बहुत बन रहा है। तो प्लीज़ अपने खान पान का ध्यान रखें। कुछ नहीं होता है साइज 0 या कुछ, ओवरऑल आपको फिटनेस रहनी चाहिए आपकी बॉडी में। आपको बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट मेंटेन करना है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए। तो अपने खाने पीने का एकदम अच्छे से ध्यान रखें। सेकेंडली, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया, मेल्स में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने फिटनेस का ध्यान रखें। अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस ये सब कम करें अपनी लाइफ में, ताकि ये सारी चीज़ें क्या आपके डीएनए को डैमेज कर रही हैं, जिस वजह से हमारा फ्यूचर जनरेशंस डैमेज हो जी रहा है। जी तो मेक श्योर कि हमारे फ्यूचर में जो बच्चे आ रहे हैं वो हेल्दी हैं, हैप्पी रहे। उस वजह से हमें आज से अपने लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू कर लेने चाहिए। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल जी की बातचीत से आपको ज़रूर लाभ होगा और जो निसंतानता का अभिशाप था वो अब दूर हो गया है। कोई भी बेटियां और बहनें हमारी न सोचें कि उनके संतान नहीं हैं। डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल जैसी बहुत सी डॉक्टर्स हैं जिनकी सेवाएं बहुत अद्भुत हैं और वो बहुत लाभ दे रही समाज को। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस चर्चा को सुनें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव से अवगत कराएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनमुन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी।